आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में और जानेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या चीज़ है, इन्फ्लेशन होता क्यों है, कौन करवा रहा है इसको और इन्फ्लेशन का बेस्ट लेवल क्या है, इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। इन्फ्लेशन का हिंदी मीनिंग महंगाई होता है। ठीक, वक्त के साथ वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होना ही महंगाई कहलाता है। अच्छा, महंगाई बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं जिनमें से मुख्यतः है इकोनॉमिक बूम आना, जैसे कि औद्योगिक जगत, व्यापार जगत अगर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कमाई हो रहा है, किसी कंट्री में इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो हर इंसान के पास पैसा होता है खर्च करने के लिए और वो भी अधिक मात्रा में होता है, जिसको कि लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ने लगता है। इससे हर इंसान के पास जब पैसा बढ़ जाता है तो उसमें खर्च करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। तो जब खर्च करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि सपोज़ मान लेते हैं एक समोसे का दुकान वाला है, अब समोसा कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं, तो क्या होता है वहाँ पे बोली लग जाता है, भाई मुझे दे दो मुझे दे दो। कोई 5 का समोसा 6 में भी खरीदने को रेडी रहता है तो बगल वाला 7 रुपये में भी खरीदने को रेडी रहता है, क्योंकि जेब में पैसा रहता है, कॉमन सी बात। तो जब दुकानदार देखता है कि पैसा ज़्यादा है लोगों के पास तो वो अपना कीमत बढ़ा सकता है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लिक्विडिटी ही ज़्यादा रहती है। सेम चीज़ होता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होती है तो लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, खर्च करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो बड़े बड़े कंपनियां भी इस चीज़ पर नज़र रखती हैं। फिर वो लोग क्या करती हैं, वो धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की कीमत को बढ़ा देती हैं और इस तरीके से महंगाई बढ़ता है। ये पहला हो गया इकोनॉमिक बूम। इसके अलावा भी कुछ और रीजन्स होता है, जैसे कि एक होता है रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना। सपोज़ जो रॉ मटेरियल्स जैसे कि क्रूड ऑयल या फिर गेहूँ, इस तरीके की चीज़ों का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो ऐसे में उन्हें मजबूरन अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ाना पड़ता है प्रॉफिट में रहने के लिए, वरना उन लोग लॉस में चला जाता है। तो कीमतों में वृद्धि हुआ यानी कि महंगाई हो गया। अच्छा, कंपनियों का हम एक काला सच बताते हैं जो आपको जान के शायद हैरानी हो। एक बात तो आप सभी को पता होगा कि हर कंपनी को वक्त के साथ अपने एम्प्लॉइज़ का सैलरी में इंक्रीमेंट करना ही पड़ता है, उसे बढ़ाना ही पड़ता है, और ये भी एक रीज़न है महंगाई को बढ़ने का। तो अगर सैलरी बढ़ाना पड़े और कंपनी को प्रॉफिट में रहना हो तो ऐसे में उन्हें अपने प्रोडक्ट्स में फिर उनकी कीमतों में इंक्रीमेंट करना पड़ता है। लेकिन कंपनियों के पास एक अलग ऑप्शन भी होता है। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने की जगह वो अपने एम्प्लॉई को ही एक्सचेंज कर देते हैं। देखिए, एक बात तो सच है कि कारोबार जगत में अब धीरे धीरे रोबोटिक्स एंटर कर चुका है। लगभग हर कंपनी में काम रोबोट्स ही कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को क्या करना रहता है, बस उन रोबोट्स को थोड़ा बहुत ऑपरेट करना रहता है, थोड़ा बहुत ही ऑपरेट करना रहता है, बस कुछ बटन्स दबाने रहते हैं। तो ऐसे में कुछ बटन्स दबाने के लिए एक व्यक्ति को 60,000 देने से बेहतर है क्यों ना वो 15-15 हज़ार के 4 व्यक्तियों को रख ले। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा ही होता है व्यापार जगत में। कई सारे ऐसे कंपनियां हैं जो हमेशा नए नए लोगों को हायर करती हैं और पुराने एम्प्लॉइज़ को धीरे धीरे निकालते रहते हैं, क्योंकि एक ही इंसान 4 लोगों को उतना काम तो नहीं कर सकता है, एक साथ 4 मशीनों को ऑपरेट नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे सैलरी वो कितना लेता है, 4 लोगों से उतना। इसीलिए कोशिश करती है ज़रूरत के हिसाब से कुछ अगर एक्सपीरियंस एम्प्लॉय है तो उन्हें अपने पास रख के बाकी एम्प्लॉय को धीरे धीरे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके जगह सेम सैलरी में उससे ज़्यादा वर्कर्स को लाया जाता है। जितने भी नए नए एक्सपीरियंस लेने के लिए जो बच्चे जाते हैं इधर डिप्लोमा या बीटेक वीटेक करके, सब वही खेल चलता है। खैर, ये अलग मामला है, इन्फ्लेशन अलग मामला है और ये कंपनियों का अपना बिजनेस अलग मामला है, लेकिन होता तो ऐसा ही है। अब अगला समझते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन होने का यानी कि महंगाई बढ़ने का एक और मुख्यतः रीज़न है जिसे बोलते हैं करेंसी डिप्रिसिएशन। करेंसी डिप्रिसिएशन मुख्यतः कई रीज़न की वजह से हो सकता है, जैसे कि सरकार के द्वारा ज़्यादा नोट्स को प्रिंट कर देना, और ये कभी कभी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ये कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन का भी रूप ले सकता है और ऐसा कभी कभी हुआ भी है। जैसे कि ऐसे कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये हो चुका है, जो कि इस चीज़ के जीते जागते एग्जाम्पल, जैसे कि वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, तुर्की, यहाँ तक कि बगल में जो चल रहा है हमारे श्रीलंका, यहाँ का भी हालात गंभीर है। और सिर्फ नोट प्रिंट करना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारा रीज़न होता है, जैसे कि इकोनॉमी में बूस्ट ना होना लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना वगैरह वगैरह, ऐसा कई सारा रीज़न होता है। खैर, ये सब बस
रीज़न है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। मेन तो हमें इन्फ्लेशन को समझना है। एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो अगर बेस्ट लेवल का बात करें तो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ और वहाँ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने मीटिंग्स करके कैलकुलेशन करके अपने अनुसार निकाला है। जो वो कैलकुलेशन बोलता है कि इन्फ्लेशन होना चाहिए और इन्फ्लेशन डेवलप्ड कंट्री में तकरीबन 2% तक का इन्फ्लेशन बेहतर है, इसको सही माना जाता है। और जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारी कंट्री है, यहाँ पे लगभग 4% के इन्फ्लेशन को सही माना जाता है। इन्फ्लेशन को लेकर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है कि? तो बेशक इसको कंट्रोल किया जा सकता है और ये काम करता है हमारा सेंट्रल बैंक। हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो रेपो रेट को कम या ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रेपो रेट अगर कम हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, रेपो रेट अगर ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। और अगर आपको जानना है कि ये कैसे होता है तो बता देते हैं। देखिए, रेपो रेट सिर्फ सुनने में इतना हार्ड लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इतना हार्ड नहीं है। ये इसको समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। इस गेम में ना टोटल 3 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पहला होता है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। हर अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग सेंट्रल बैंक है। तो उनका जो सेंट्रल बैंक है वो पहला खिलाड़ी होता है, वो सबसे ऊपर रहता है। उसके नीचे होते हैं जितने भी बैंक्स हैं उस कंट्री में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कंट्री हो या किसी और कंट्री में, वो सारे बैंक्स उसके अंडर में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उन सब पे कंट्रोल रहता है आरबीआई का, ठीक। और थर्ड नंबर पे आता है हम और आप जैसे लोग, हम आम पब्लिक, ये होते हैं तीसरे नंबर पे, ठीक है। हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो इन्हीं रेट के माध्यम से खेला जाता है, ठीक है। अब समझिए कैसे होता है। पहले नॉर्मल चीज़ समझते हैं जो हम लोग आमतौर पे जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि बैंक से या तो हम पैसा ले सकते हैं या बैंक को पैसा दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक को पैसा देते हैं रखने के लिए तो बदले में बैंक आपको कुछ % के दर से आपको सूद देता है सालाना, ठीक। वैसा ही अगर आप बैंक से पैसा लेते हैं, यानी कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ % के दर से बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है EMI के तौर पे। देखिए, सेम गेम, यही वाला खेल बाकी बैंक्स और RBI के बीच भी खेला जाता है। रूल है कंट्री में कि इन बैंकों को कुछ पैसा सिक्योरिटी मनी के तौर पे RBI को वहाँ रखना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही ये सारे बैंक्स भी कुछ पैसा RBI के वहाँ पे रखते हैं। लेकिन हमें बैंक में पैसा रखने से रिटर्न्स मिलता है, कुछ सूद मिलता है, राइट। बैंक में पैसा रखने से हम आम पब्लिक को कुछ सूद मिलता है। लेकिन ये जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, ये जो RBI को वहाँ पैसा रखते हैं, इसमें उन लोगों को कोई सूद नहीं मिलता, ठीक। अब सुनिए, अगर आम इंसान नॉर्मल बैंक्स, ऐसे जो आमतौर पे यहाँ पे बैंक्स है, सपोज एग्जांपल के लिए हम किसी एक बैंक का नाम ले लेते हैं जैसे कि SBI, ठीक है। तो आम इंसान अगर SBI से लोन लेता है, कुछ पैसा लोन के तौर पे लेता है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड में एक दर के साथ कोई एक दर रहता है जो बैंक फिक्स कर देता है कि भाई इतना % के दर से आपको EMI लगेगा सालाना या मंथली, उनका जैसा भी सिस्टम हो, इस हिसाब से पैसा लगेगा और आपको लोन क्लियर करना पड़ेगा, राइट। ऐसा सिस्टम होता है। सेम सिस्टम होता है जब बैंक, नॉर्मल बैंक RBI से पैसा लेते हैं। देखिए, नॉर्मल बैंक्स के पास भी इतना भरमार पैसा नहीं है कि वो आम आदमी को लोन दे सके। ऐसे सिचुएशन में ये नॉर्मल बैंक्स क्या करते हैं ना कि RBI से कुछ पैसे उधार लेते हैं, यानी कि लोन लेते हैं। इन लोग लोन लेता है RBI से और हमें पैसा दे देता है। और RBI जो चार्ज इन्हें करता है, देखिए RBI फ्री में तो इनको लोन देगा नहीं ना, वो भी तो अपना कोई दर से पैसा इनसे मांगेगा ही। तो जिस दर से RBI इनसे पैसा मांगता है लोन के बदले में, वो दर कहलाता है रेपो रेट, ठीक है। तो अगर RBI इनसे 6% के दर से पैसा मांग रहा हो तो ऐसा सिचुएशन में लोग क्या करता है कि RBI के वहाँ से लिया हुआ पैसा को किसी कस्टमर को देके उससे ज़्यादा रिटर्न मांगता है, यानी कि 7% या 8% या जितना भी उन्हें बेहतर लगे, इस हिसाब से उन्हें पैसा रिटर्न मांगता है। तो रेपो रेट किसको कहते हैं? जब सेंट्रल बैंक यानी कि RBI जब नॉर्मल बैंक्स को पैसा देती है
है उधारी, वो बदले में जो रेट मांगती है कि हमको इतना % की दर से आपको लोन क्लियर करना है, आपको पैसा चुकाना है, तो वो % वो जो दर होता है वही रेपो रेट कहलाता है। अच्छा, जब रेपो रेट बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन का रेट बढ़ जाता है। ऐसा टाइम में अगर आप FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो आपको उसमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है। और इस ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न्स के लालच में भी कई सारे लोग जो भी थोड़ा बहुत पैसा बैंक से बाहर रखा हुआ है उसे भी जाके FD कर देते हैं। इसीलिए अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो रेपो रेट को कम या ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। रेपो रेट अगर कम हो गया तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, रेपो रेट अगर ज़्यादा हो गया तो इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। और भी तरीका है, जैसे कि ज़्यादा नोट प्रिंट करके। दूसरा तरीका, सरकार टैक्स में वृद्धि कर सकता है। अगर टैक्स ज़्यादा लेने लग गया तो फिर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई धीरे धीरे घटने लगेगा। या फिर सरकार ज़्यादा स्पेंडिंग करके इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है, या फिर उसको कम कर सकता है, स्पेंडिंग कम करके। याद कीजिए, कोरोना के सीज़न में सरकार जो लोगों के बैंक अकाउंट में कम ही सही लेकिन पैसा दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहा था? इसका रीज़न ये था कि अगर कोरोना के सीज़न में लोग खर्चा नहीं करते तो पूरा कॉरपोरेट जगत ही रुक जाता, थम सा जाता। खर्च नहीं करते तो सामान बिकता नहीं तो कंपनियों को लॉस होता है और सब पूरा जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए लोगों के पास लिक्विडिटी होना चाहिए, लेकिन एक कम मात्रा में, एक लिमिट मात्रा में ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहा तो भी नुकसान होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि क्रिप्टो कभी भी राज नहीं करे, क्योंकि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट इस पैसे के ऊपर जो पकड़ है उस पकड़ को कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। अब देखते हैं, हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी आए मार्केट में चले भी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका फ्यूचर है। देखिए, इन्फ्लेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स जानना हो तो आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, या यूट्यूब में कोई और यूट्यूबर का वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। मेरा मेन मोटिव तो इसको थोड़ा सा समझाना था, और इसके साथ साथ इससे बचने के कई सारे तरीक़ों के बारे में बताना था। प्लस मुझे ये भी बताना था कि इन्फ्लेशन का नॉलेज ना होने की वजह से हम कौन कौन से गलत स्टेप उठा रहे हैं।